Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss in detail about Alfred Lord Tennyson, who is an Victorian poet. We will discuss about his life and about his work. So let's start. Alfred Lord Tennyson's time of period is 1809 to 1892. Life and career. Lord Tennyson was born on 6th August 1809 at Somerby in Lincolnshire. लॉर्ड टेनिसन का बर्थ हुआ था 6 अगस्त को 1809 को सोमर्स बाई में, और कहाँ पे थे? सोमर्स बाई, लिंकनशायर में. His father George Clayton was skilled in music, painting, architect, whereas his mother Elizabeth was a pious and dutiful lady. तो इनके फादर का नेम था जॉर्ज क्लेटन, जो बहुत ही स्किल्ड थे, माहिर थे म्यूजिक में, पेंटिंग में और आर्किटेक्ट में. इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ, जो एक पायस और ड्यूटीफुल लेडी थी. हिज ब्रदर्स फ्रेडरिक एंड चार्ल्स वर ऑल्सो पोइट्स. इनके 2 ब्रदर्स थे, फ्रेडरिक एंड चार्ल्स, वो भी दोनों पोइट्स थे. इन 1830 टेनिसन मेट एमिली सेलवुड, his future wife, for the first time. 1830 में टेनिसन एमिली सेलवुड से मिले थे, जो फ्यूचर में इनकी वाइफ बनेगी. The same year his first volume poem chiefly lyrical was published. तो इसी ईयर मीन्स 1830 को ही इनका फर्स्ट वॉल्यूम पोइम चीफली लिरिकल था, वो पब्लिश हुआ. आपने कंफ्यूज नहीं होना, लिरिकल बैलेड भी एक वर्क था जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने पब्लिश करवाया था 1789 में, और ये 1830 में लिरिकल चीफली लिरिकल ये पब्लिश करवाया था टेनिसन ने. आर्थर हेलम वॉज हिज फ्रेंड. हेलम वॉज ऑल्सो एंगेज टू हिज सिस्टर एमिली. तो आर्थर हेलम इनके बहुत गुड फ्रेंड थे, और ये जो हेलम थे ये एंगेज्ड भी हुए थे इनकी सिस्टर एमिली से. टेनिसन रोट इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेलम. तो इन्होंने एक पोइम लिखी थी इन मेमोरियम, जो इन्होंने आर्थर हेलम की मेमोरी में ही लिखी थी. टेनिसन्स सेकेंड वॉल्यूम नेम्ड पोइम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1832. तो फर्स्ट वॉल्यूम इन्होंने 1830 में पब्लिश करवाया था, और 1832 में इन्होंने सेकेंड वॉल्यूम पब्लिश करवाया था पोइम्स का अपनी का. टेनिसन मैरिड एमिली सेलवुड इन 1850 एंड द सेम ईयर ही बिकम द पोइट लॉरेट. तो 1850 में ये इन्होंने मैरिज कर ली थी एमिली सेलवुड से. 1830 में फर्स्ट टाइम मिले थे, और 1850 में आफ्टर 20 ईयर्स उन्होंने मैरिज कर ली थी. तो उसी ईयर उन्होंने वो पोइट लॉरेट बने थे. हेलम टेनिसन लायनल टेनिसन वर हिज सन्स. तो इनके 2 सन्स थे, 2 बेटे थे इनके, हेलम टेनिसन इक्वल लायनल टेनिसन, इनके 2 बेटे थे टेनिसन के. टेनिसन लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज न्यू हाउस एल्डवर्थ हैसलमेयर. तो इन्होंने एक फाउंडेशन भी शुरू की थी, एल्डवर्थ हैसलमेयर. टेनिसन डाइड ऑन 6 अक्टूबर 1892. He was buried in a Westminster Abbey on October 12. तो ये 6 अक्टूबर 1892 में इनकी डेथ हो गई थी, और इनको ब्यूरिड कहाँ पे गया था, दफनाया कहाँ पे गया था? वेस्टमिनिस्टर अबे में अक्टूबर 12 को. अब हम इनके मेजर वॉल्यूम्स और पोइम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. कौन कौन से मेजर इनके वॉल्यूम्स और पोइम्स थे. पोइम्स चीफली लिरिकल, प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, 1832 में पब्लिश करवाया था. पोइम्स इंक्लूडिंग ओयनन एंड द लोटस ईटर, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम, ऑड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, मॉड, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, एडिलस ऑफ द हर्थ इंक्लूडिंग इनोच आर्डन, टार्शियस एंड अदर पोइम्स, Locksley Hall, Demeter and other poems, Idylls of the King. This volume contains 12 poems as following. इसमें 12 poems कौन कौन से ये ध्यान से देखेंगे. Idylls of the King में the first 4 being already published in 1869,
the coming of Arthur, Gareth and Lynette, the marriage of Geraint and Enid, Balin and Balan, Merlina and Vivian, Lancelot and Elaine, the Holy Grail, Penelope and Aether, the last tournament, Guinevere, the passing of Arthur. ये पोइम्स थी जो उन्होंने लिखी थी। अब हम इसके इन्होंने प्लेस भी लिखे थे। कौन कौन से प्ले थे? द फॉल्कन, द कप, क्वीन मैरी, हेरोल्ड एंड लास्ट इज बेकेट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिज मेजर वर्क्स। अब हम इनके थोड़ी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन्होंने कौन कौन से इनके मेजर वर्क्स थे। नंबर 1 इज Tithonus. It was written in 1830. ये 1830 में लिखा गया था। Tithonus, like Ulysses, is a dramatical monologue based on a classical theme. ये भी एक यूलिसिस थी उसी के जैसे ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो एक क्लासिकल थीम पे बेस्ड है। Tithonus seems to clarify the nature of the highly emotional relationship with the Tynus and Helen. तो ये जो टाइम ये ऐसा क्लैरिफाई लगता है भी नेचर की तरफ से ये क्लैरिफाई कर रहा है भी कैसे उनका हाईली इमोशनल रिलेशनशिप है टेनिसन और हेलम के बीच में। द पोइम ट्राइज टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ 2 बेसिक सिंबल लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इस पोइम के ज़रिए वो ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं लव मैन और वुमेन के बिटवीन कैसे एक्सप्लोर हुआ उसका बेसिक सिंबल को ये रिप्रेजेंट करना चाहती हैं इस वर्क के द्वारा। एंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द लव बाय ए, तो फ्रस्ट्रेशन भी शो करते हैं इसमें इस पोइम के द्वारा। द पोइम इज रिमार्केबल फॉर इट्स प्योरिटी ऑफ टोन, म्यूजिकल रिदम एंड फेमस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ स्टाइल। तो ये इस पोइम बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, प्योरिटी है इसकी टोन में, तो म्यूजिकल रिदम है और सिंप्लिसिटी है स्टाइल में। तो इसकी फेमस लाइन कौन सी है ये टाइथोनस पोइम की? द वुड्स डिके एंड फॉल, द वेपर्स वीप देयर बटन टू द ग्राउंड, man comes and till the field and lies beneath, and after many a summer dies a swan. These are famous line from Tithonus by Tennyson. Then next is the 2 voices. Physically, the poem The 2 Voices is not a part of Tennyson's great elegy. तो ये फिजिकली अगर देखा जाए ये पार्ट नहीं है टेनिसन की ग्रेट एलेजी का in memoriam, but spiritually it is a part of the part and parcel of that poem. अगर फिजिकली देखा जाए तो ये इसका जो इन मेमोरियम है जो बहुत ही इसकी फेमस पोइम है टेनिसन की उसका पार्ट नहीं है, मगर फिर भी ये स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोइम। द पोइम ओरिजिनली बोर द टाइटल थॉट ऑफ द सुसाइड। Obviously, the poem was penned in the crisis of the falling of the death of the poet's dearest friend Hallam. तो ये मतलब ये हम कैसे थॉट ऑफ सुसाइड ये पेंड किया गया है जो क्राइसिस थे जो इनके जो फ्रेंड थे अर्थर हेलम उन्हीं के डियरेस्ट की डेथ पे इन्होंने मेमोरियम लिखा था और उसी पे ही रिलेटेड ये पोइम भी है द 2 Voices. ओके Inspired of its dark and a melancholy outpouring, the poem ends with a revival of the faith and hope under the calm natural beauty, household affection and a placid way of ordinary humanity. तो लास्ट में हमें फेथ और होप भी का रिवाइवल होता है इस पोइम में अंडर द काम नेचुरल ब्यूटी। तो किसके अंडर? नेचुरल की ब्यूटी के अंदर उनको शांति मिलती है, हाउस होल्ड अफेक्शन एंड प्लेसिड वे ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। देन नेक्स्ट वर्क इज टीयर्स आइडल टीयर्स। टीयर्स आइडल टीयर इज वन ऑफ द सॉन्ग्स इंक्लूडिंग इन द प्रिंसेस। तो ये भी एक सॉन्ग है एक जो प्रिंसेस में इंक्लूड किया गया है। इट फिगर्स इन कैंटो 4 of this long poem which is a plea for women's liberation. तो इसमें जो कैंटो ये कैंटोज में डिवाइड है यानी कि पार्ट्स है उसको कैंटोज बोला जाता है। 4th में ये ऑफ दिस लॉन्ग पोइम विच इज़ अ प्ली फॉर वुमेन्स लिबरेशन जो
प्ली करती है वुमेन की लिबरेशन के लिए, लिबरेशन में लिबर्टी, फ्रीडम के लिए. This short piece is sung by one of the maidens in the company of the princes when they are out in the countryside to pass the day in a merrymaking. तो ये एक शॉर्ट पीस है जो गाया गया है, संग किया गया बाय वन ऑफ द मेडन. मेडन जो कुआरी लड़कियां होती हैं उसको बोलते हैं मुटियार. इन द कंपनी ऑफ द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस की कंपनी में सॉन्ग गाती हैं मेडन्स व्हेन दे आर आउट इन द कंट्री साइड टू पास द डे इन अ मैरी मेकिंग. तो वो कैसे वो गाना गाती हैं प्रिंसेस के साथ मिलके कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड इलाके में जाकर वो अपने मैरी मेकिंग खुशी के लिए जब वो जा रही होती हैं वो गाना गाती हैं. The background of the poem is that the poet had been to turn away in one of the autumns. The poet remembers his past happy days and tears roll down his cheek. तो क्या है इस पोइम में वो पोइट कैसे अपने जो पास्ट हैप्पी डेज थे उसको रिमेंबर कर रहा है और उसकी रिमेंबर में वो मतलब टीयर रोल करते हैं उसकी चिक पे. द फेमस लाइन है इस वर्क के, dear as remembered kisses after death and sweet as those by hopeless fancy faint on lips that are for others deep as love, deep as first love and void with all regret. Oh death in life, the days that are no more. These are famous lines. Then Ulysses. Ulysses is also very important and beautiful work by Tennyson. This poem was first published in 1842 in the volume of poem. ये भी volume of poem में publish किया गया था 1842 में. This poem is dramatically monologue in which Ulysses speaks. तो ये एक ड्रामेटिकली मोनोलॉग है जिसमें यूलिसिस बोलता है. यूलिसिस द ग्रेट हीरो, यूलिसिस एक ग्रेट हीरो है. एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड थॉट्स अबाउट लाइफ विच आर लार्जली द पोइट्स ऑन. तो यूलिसिस एक ग्रेट हीरो है, ग्रीक का ग्रेट हीरो है. एक्सप्रेस, वो अपने आइडियाज़ को और थॉट को लाइफ के बारे में एक्सप्रेस करता है जो लगभग ये पोइट्स के अपने ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है यूलिसिस के ज़रिए. द पोइम एक्सप्रेस एन इनर अर्ग फॉर एक्शन, फॉर लाइफ एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ ग्रेटर नॉलेज. तो पोइम में एक्सप्रेस की गया जो क्यूरियोसिटी है, इनर अर्ग है एक्शन के लिए, लाइफ के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, नॉलेज के लिए. It is the voice of a resurgent soul of 19th century science, of the Renaissance, of all the quest and adventure, indeed of the internal longing in the heart of man to seek a newer world. So it is a very important work. I think you understand. तो ये बहुत ही इट इज़ द वॉइस ऑफ अ रिसर्जेंट सोल. ये रिसर्जेंट सोल की वॉइस है. 19th सेंचुरी में जो साइंस है, रेनाइसेंस हुआ था, तो जो क्विस्ट है, क्यूरियोसिटी है साइंस के लिए, वो बहुत ही इंटरनल जो मैन में न्यूअर वर्ल्ड के लिए वो एक्सप्रेस की गई है इस पोइम में. देन फेमस लाइन है इसमें से यूलिसिस की, आई कांट रेस्ट फॉर ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, आई एम become a name for always roaming with a hungry heart. Much I have seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honor of them all. Come, my friends, this not too late to seek a newer world. Though much is taken, much abides, and though we are not the strength in which in old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic heart, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. तो ये लास्ट जो लाइन्स है ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं. टू सीक, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. ये बहुत ही याद रखनी है आपको. ये टेंसन की पोइम में से हैं. कौन सी पोइम में से हैं? जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यूलिसिस में से ये पोइम्स हैं.
Then next work is the Lotus Eater. Lotus Eater, this is poem was published in 1832. ये भी 1832 में publish की गई थी ये poem. It had its source in the Homer's Odyssey book 11th. ये इस source कहाँ से लिया? जो Homer की Odyssey थी उसकी book 11th में से इसको source लिया गया है. In this poem we have an old Greek fable of wandering sailor reaching an unknown land of a lotus eater. तो कैसे इसमें दिखाया गया वो old sailor है, जैसे यूलिसिस है, वो कैसे ग्रीक फेबल, वो कैसे जो वॉन्डरिंग करते हुए जो सेलर है वो एक अननोन प्लेस पे पहुंच गए थे, लॉटस ईटर नाम के प्लेस पे. दिस लॉटस नोन एज द साइरियन लॉटस इज अ लो थॉर्नी श्रब एंड स्टिल फाउंड इन अ त्रिपोली एंड अ टूनिस. तो ये एक जो लोटस है ये सेरेन लोटस के नाम से जाना जाता है. ये एक लो थॉर्नी श्रब्स है और ये कहाँ पे पाई जाती है? त्रिपोली एंड टूनिस में पाई जाती है. द पोएम इज फुल ऑफ scenic डिस्क्रिप्शन एंड फीलिंग डिस्क्राइबिंग नॉट द इन्वायरमेंट बट इट्स इफेक्ट अपॉन द मैन. तो इस पोइम में सीनरी दिखाया गया, सीन कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं, सीन डिस्क्राइब किए गए हैं, फीलिंग डिस्क्राइब की गई है, डिस्क्राइबिंग नॉट द इन्वायरमेंट बट इट्स इफेक्ट अपॉन द मैन. तो इन्वायरमेंट के कैसे इफेक्ट पड़े हैं मैन पे वो डिस्क्राइब किए गए हैं द लॉटस ईटर में, विच इज़ अ वर्क बाय टेनिसन. The famous line is poems की, the charmed sunset I lingered low and on in the red west through mountain cleft the dale was seen far inland and the yellow down bordered with palm and many a winding vale and meadow set with a slender galingale on alien shores, and as if his fellow spake, his voice was thin as voice from the grave, and deep asleep he seemed, yet all awake, and music in his ear his beating heart did make. Let us swear an oath and keep it with an equal mind in the hollow lotus and to live and lies reclined on the hills like gods to gather cards of minds. These are famous lines. The work the Lotus Eater by Lord Tennyson. Then Oinon. Oinon is a classical poem first published in the volume of 1832 and later in the on the volume of 1842. ये 2 टाइम पब्लिश की गई है. फर्स्ट वॉल्यूम इनका 1832 में पब्लिश करवाया गया. ये क्लासिकल पोइम है और सेकेंड वॉल्यूम जो 1842 में पब्लिश करवाया गया ओनन का. In this poem, Tennyson treats the classical myth in a new way. जो क्लासिकल मिथ है उसको न्यू वेव में रिप्रेजेंट करते हैं. इन दिस पोइम ऑयनन टेल्स हाउ पेरिस वन हर. तो वो पेरिस किसने कैसे उसको वन किया एंड हाउ द 3 गॉडेस केम टू हिम ऑफरिंग हिम अ चॉइस ऑफ गिफ्ट. तो वो कैसे 3 गॉडेस आई थी, वो उनको गिफ्ट दे रही थी और उसमें से चॉइस करने के लिए बोल रही थी. पेरिस एक्सेप्ट लव. तो पेरिस ने क्या एक्सेप्ट किया? लव एक्सेप्ट किया. द गिफ्ट ऑफ एफ्रोडाइट. तो किसका? एफ्रोडाइट. एंड थस सेट्स इन द मोशन द इवेंट विच आर टू लेड टू द ग्रेट वॉर एंड फॉल ऑफ ट्रॉय, ऑल बिगनिंग विद द सीजर ऑफ द ब्यूटिफुल हेलन. तो ये वॉर ऑफ ट्रॉय भी आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है. वॉर ऑफ ट्रॉय हुई थी जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड की ब्यूटीफुल वुमेन यानी कि हेलन के लिए हुआ था. ये युद्ध हुआ था. जो पेरिस है, जो पेरिस ने 3 गॉडेस आई थी. वो एक एप्पल हुआ था जिसको नॉलेज ऑफ एप्पल था. वो नॉलेज ऑफ एप्पल वो बोल रही थी. वे जो जिसको भी वो बोलेगा ये सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, नॉलेज वाला बंदा है. तो उसने उसको एफ्रोडाइट को बोला था क्योंकि उसने उसको ये ऑफ़र किया था, लव का ऑफ़र किया था और उन्होंने ये गिफ्ट दिया था. मैं आपको ये गिफ्ट दूंगी. दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमन जो कि हेलन है उसे के साथ मैरिज करने का ऑफ़र दिया था. तो पेरिस ने ये वाला एक्सेप्ट किया था. तो हेलन उसको मिल गई थी मगर वो एक मैरिड वुमन थी. तो इसकी वजह से वॉर ऑफ ट्रॉय हुई थी. तो फेमस लाइन है इस वर्क की, देयर लाइज अ वेल इन इडा, a valier
Then all the valley of Ionian hills, the swimming vapor sloops athwart the glen, puts forth an arm and creeps from pine to pine, and lighters slowly drawn. Then next work is crossing the bar. This poem was written in Tennyson's 81st year. 81st ईयर में ये पोइम लिखी गई थी व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द सोलेंट आफ्टर हिज सीरियस इलनेस. तो ये जब क्रॉस कर रहे थे ये सोलेंट से सीरियस इलनेस यानी कि बहुत जब बीमार हो गए थे उस समय. इट इज़ अ लिरिकल पोइम एंड कंसिडर्ड द स्वान सॉन्ग ऑफ द पोएट. ये एक लिरिकल पोइम है और ये स्वान सॉन्ग पोइम है. इट मे बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पोइट्स एपिथेट ऑन इंस्क्रिप्शन ऑन हिज टॉम. तो ये इस पोइम को ऐसे भी बोला जाता है इन्होंने. एपिथेट क्या होता है? एपिथेट वो होता है जब मरने के बाद जो टॉम पे वो लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन राइटिंग लिखी जाती है, लाइंस लिखी जाती हैं. तो ऐसे लिखे उन्होंने खुद ही अपने लिए ये लिखी थी अपने टॉम पे. Tennyson wished it to be published at the end of all the edition of his poem. तो उनकी ये विश थी ये सबसे लास्ट में पब्लिश होना चाहिए. सब पोइम के बाद सबसे लास्ट एडिशन में इसको पब्लिश करवाना. The pilot refers to in the poem is that divine and unseen who is always guiding us. जो पायलट रेफर किया गया इस पोइम में वो डिवाइन है, गॉड है, एंड अनसीन हु इज़ ऑलवेज गाइडिंग अस, जो हमेशा हमें गाइड करता है. देन नेक्स्ट वर्क है मॉर्थ डे अर्थर. मॉर्थ डे अर्थर आई थिंक यू बोर ना हो रहे हो तो प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको पढ़ना ही होगा. तो लेट्स स्टार्ट. बोर नहीं होना किसी ने. मॉर्थ डे अर्थर इज़ वन ऑफ द टेनिसन्स मोस्ट ब्यूटिफुल पोइम्स. ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है टेनिसन के द्वारा लिखी हुई. इट डील्स विद द लेजेंड ऑफ अ किंग आर्थर ऑफ इंग्लैंड. ये भी किससे, जो किंग है आर्थर उससे डील करती है, जो एक लेजेंड थे. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842. ये 1842 में पब्लिश करवाएगी और लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन द पासिंग ऑफ आर्थर एंड द लास्ट बुक ऑफ द इडियल्स ऑफ द किंग. द मेन इंसिडेंट ऑफ द पोएम्स आर क्वीन गुइनवेयर रेपिटेंट ऑफ हर अनफेथफुलनेस. तो जो मेन इंसिडेंट है इस पोइम में, तो जो क्वीन है गुइनवेयर जो रेपिटेंट करती है अपने अनफेथफुलनेस से, पछतावा करती है अपनी बेवफाई पे, हैड फ्लेड टू हाइडिंग एट द नन्नरी ऑफ अरुशबटी. Mordred, Arthur's nephew, had made the discovery of her love for Lancelot. तो मॉड्रेड है, जो मॉड्रेड है वो अर्थर का जो नेफ्यू है वो डिस्कवरी करता है, उस डिस्क्लोज करता है, वो लव करती है किसे, लैंसलॉट से. व्हेन अर्थर हैड गॉन टू अटैक लैंसलॉट, तो वो अटैक करने जाता है लैंसलॉट पे. मॉड्रेड रिवोल्टेड एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग. तो उसने भड़का दिया था ना उसको, किंग को, तो वो तो उस पर अटैक करने चला गया लैंसलॉट पे. तो मॉड्रेड ने रिवोल्ट कर दिया, उसके खिलाफ हो गया और खुद को अपने आप को उसने किंग डिक्लेयर कर दिया. आर्थर सा द ग्रीफ, तो उन्होंने ग्रीफ वो स्टिकन एंड रिमोर्सफुल गुइनवेरी एट द नन्नरी. तो बस उसको बहुत दुख होता है और उसके रिमोर्सफुल दिखाता है अपनी सिस्टर के साथ. देन इसकी फेमस लाइन है इस वर्क में से, The old order changed the yielding place to new, and God fulfills himself in many ways. Lest one good custom should corrupt the world. More things are wrought by prayer than this world dream of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. For what are men better than sheep or gods, that nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lift not hands of prayer. Authority forgets our dying king, let widowed of the power in his eye that bore the will. Then next work है The Lady of Shalott.
दिस पोइम इज़ वन ऑफ द टेनिसन्स मास्टरपीस, ये भी एक मास्टरपीस है बाय टेनिसन. इट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द अर्ली पोइम्स डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ द किंग अर्थर. तो किंग अर्थर पे इन्होंने बहुत से वर्क लिखे हैं, ये भी एक उसकी हिस्ट्री पे हिस्ट्री से साथ डील करती है ये पोइम. द स्टोरी ऑफ द पोइम इज़ बेस्ड अपॉन द इटालियन रोमांस. Second, Novellino or a canto novelette Articelletto del Lac. Its immediate source is Sir Thomas Malloy's Maud D. Arthur. This poem is about a lady. ये एक लेडी के बारे में पोइम है. A lovely maiden, जो एक lovely maiden है, who is doomed to live all alone. जो उसकी विश है वो अकेली रहना चाहती है. शी इज़ वीयरिंग ए मैजिकल वेब इन द लोनली लॉफ्ट टावर. तो उन्होंने वो अकेली रहना चाहते, उन्होंने एक मैजिकल वेब तैयार कर लिया था अकेले रहते रहते. देन नेक्स्ट वर्क है द ब्रेक ब्रेक ब्रेक. दिस ब्यूटिफुल लिरिक वाज पब्लिश्ड इन 1842, 9 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम. तो ये 9 ईयर आफ्टर पब्लिश करवाया गया था आर्थर हेनरी हेलम के डेथ के बाद. दिस इज़ अ रियल पोइम ऑफ अ लेमेंट और अ फ्यूनरल सॉन्ग. एक फ्यूनरल सॉन्ग है. फ्यूनरल सॉन्ग वो होते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, उस समय गाया जाता है. द intensity of feeling and of a personal loss is nowhere so poignantly expressed as in this perfect lyric. The poem imagines himself sitting on Helen's grave and surviving the scene around. Helen's death haunted him for many years. तो हेलन की डेथ ने उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था. तो बहुत सारी पोइम्स उसने लिखी हैं. तो ये भी पोइम उन्होंने आर्थर हेलम की डेथ पे ही लिखी थी, और ये 9 ईयर आफ्टर लिखी थी आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks for watching. Keep on learning and keep on watching.